अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है तुम लोगों को मेरी? राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज़। अच्छा, आज हम लोगों का रिवीजन, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों का ना रिवीजन सेशन है, ठीक है। स्पेसिफिकली ये क्लास मैंने इसीलिए ली है कि हम दोबारा जेनेटिक्स से और हीमोडायनामिक्स से एक दफ़ा गो थ्रू चले जाएं, ठीक है। तो जहाँ पे भी जिसको भी जो भी क्वेरी होगी वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। एंड में मैं तुम लोगों के माइक ओपन कराऊंगी अनटिल अनलेस तुम लोग जो है ना वो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखो अगर किसी को कोई क्वेरी हो रही है। अच्छा, जेनेटिक्स बच्चों, अगर तुम लोगों के पास सामने बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, हम सिर्फ समराइज करेंगे चैप्टर को, ठीक है, इस 1 आवर के अंदर, जेनेटिक्स को भी और हीमोडायनेमिक्स को। सारे बच्चे जो यहाँ पे मौजूद हो ना, अपनी बुक्स खोलो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का चैप्टर खोलो अपने सामने, ठीक है। और साथ पावर पॉइंट जो मैंने लगाई हुई है पीछे, उसको भी हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जेनेटिक और डिसऑर्डर्स जब स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने उसमें काफ़ी तरह से पढ़े थे कि एक तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू म्यूटेशंस इन सिंगल जीन्स, ठीक है। शाबाश, जिसको बुक खोलनी है बच्चों 1 मिनट 2 मिनट आराम से अपनी बुक ओपन कर लो, ठीक है। और साथ साथ हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपसे जेनेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूएचएस की तरफ से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर तरीके से, सो दैट आप लोगों को चैप्टर का मेन जो से कह लो ना मेन क्रीम है आपको चैप्टर की, वो समझ आ जाए। इस चैप्टर में बेसिकली जेनेटिक्स का ज़रा सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे किस तरह से पूछे जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कोई इसमें समझने वाली चीज़, ज़्यादातर इसमें याद करने वाली चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बुक ओपन कर लूँ, मैंने भी अपनी बुक सामने रखी हुई है। चलो, गुड हो गया। अच्छा, बुक मेरे सामने भी खुली हुई है। अच्छा, अभी हम पहले थोड़े से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसमें आ सकते हैं ना, उनको थोड़ा सा उनका एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं बच्चों। अच्छा, जब हम लोगों ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़े थे ना बच्चों, एक सेकेंड, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तक हम जाते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की मैं पीपीटी खोल रही हूँ। अच्छा, अगर तुम लोगों के पास ये पीपीटी मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, तो इसको भी ज़रूर एक दफ़ा पेपर से पहले गो थ्रू चले जाना, ठीक है। क्योंकि पीपीटी में हर चीज़ समराइज की हुई होती है, हर चीज़ एक्सप्लेन की होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है। अभी देख रहे हो, ये पूरी पीपीटी में पूरा चैप्टर है तुम लोगों का, इसमें कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं होती। एक्सप्लेन ज़्यादा किया होता है ताकि तुम्हें समझ आ जाए। पेपर में तुम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस टाइप आते हैं। अच्छा, ये बच्चों आ गए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये वाले, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा पहले तो नॉर्मल कैरियोटाइपिंग तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि ह्यूमन सोमैटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली 22 पेयर ऑफ होमोलोगस पेयर्स, ठीक है। ऑटोसोम होते हैं 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स एक्स फीमेल्स में होता है और एक्स वाई मेल में होता है, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह तुम लोग को, अब कुछ होते हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम होती हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आया हुआ है, ठीक है। कुछ होते हैं जो क्रोमोसोम्स के साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर जो कि ऑटोसोम में चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी जिसमें हमने डिलीशन, इन्वर्जन, आइसोक्रोमोसोम्स और ट्रांसलोकेशन वगैरह पढ़ा था इसमें, ठीक है। ये तुम लोग को अगर याद हो, कॉमनली यूज साइटोजेनेटिक टर्मिनोलॉजीज थी। ये टर्मिनोलॉजीज बेसिकली किस तरह से हम यूज करते हैं, जिस तरह हम शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम को हम पी डेसिग्नेट करते हैं, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम को हम क्यू डेसिग्नेट करते हैं। फिर रीजन्स का हमने बताया था कि उनको नंबर्ड कैसे किया जाता है, 1 2 3। फिर एक रीजन को फर्दर बैंड्स में डिवाइड किया जाता है और सब बैंड्स में डिवाइड किया जाता है, और फिर उनको हम इस तरह लिखते हैं जैसे XP21.2, ठीक है। तो XP, दिस इज नॉट 21, दिस इज 21, ठीक है। सो एक्स क्रोमोसोम पे पी जो उसका
शॉर्ट आर्म था और साथ उसके जो रीजन था, फिर उसके बाद जो बैंड था वो 1 था और फिर 0.2 के बाद हमने सब बैंड लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे उसने देखो एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लोके क्रोमोसोमल सेगमेंट लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन रीजन 2 बैंड 1 एंड सब बैंड 2। ठीक है, फिर हमने बताया था कि जो यू हेप्लॉइड और यूप्लॉइड में क्या फर्क होता है। ठीक है, it the aberrations underlying cytogenetics, or aberration का मतलब होता है abnormalities which underlying the cytogenetic disorder may take the form of an abnormal number of chromosome or alteration in the structure of one or more chromosome. So the normal chromosome complement is expressed as 46XX for the female and 46XY for the male, and an exact multiple of the haploid number of chromosome 23 is called euploid. ठीक है, मतलब उसका exact multiple जो haploid number का होगा 23 का होगा उसको euploid करेंगे। ठीक है, और अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाए ड्यूरिंग मेयोसिस या माइटोसिस सेल डिवीजन के बीच में तो हम उसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, विच इज नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 23। फिर तुम लोगों को बच्चों इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि नॉन डिस्जंक्शन क्या होता है, एनाफेज लैग क्या होता है। ठीक है, नॉन डिस्जंक्शन जब होती है तो उसका मतलब होता है गैमेट्स जो फॉर्म्ड हुए दे हैव ईदर एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम n+1 और 1 लेस। ये +1 और -1 का मतलब है कि नॉर्मल जो नंबर है ना, n को नंबर डेसिग्नेट किया हुआ है, उसके साथ या एक ज्यादा है या एक कम है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ सच गैमेट्स बाय नॉर्मल गैमेट्स रिजल्ट्स इन टू टाइप ऑफ जाइगोट, ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक। ट्राई मतलब एक एक्स्ट्रा +1 और मोनोसोमिक का मतलब है कि एक उसमें से माइनस हो गया है। ठीक है, अच्छा, फिर एनाफेज लैग का पता होना चाहिए। वन होमोलोगस क्रोमोसोम इन मेयोसिस और वन क्रोमेटिड इन माइटोसिस लैग्स बिहाइंड एंड इज लेफ्ट आउट ऑफ द सेल न्यूक्लियस। मतलब लैग जैसी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि एनाफेज में एक क्रोमोसोम लैग बिहाइंड हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। ठीक है, मोनोसोमी इन्वॉल्विंग एन ऑटोसोम जनरली कॉजेज लॉस ऑफ too much genetic information to permit live birth or even embryogenesis, but several autosomal trisomies do permit सर्वाइवल। वो कह रहे हैं जो मोनोसोमीज होते हैं जो ऑटोसोम्स को इन्वॉल्व करते हैं उसमें इतना जेनेटिक मटेरियल लॉस हो जाता है कि दे मतलब हार्डली दे आर अनएबल टू परमिट अ लाइव बर्थ। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी ट्राइसोमीज होती हैं जो कि नॉर्मल सर्वाइवल जिनके साथ पॉसिबल होता है। ठीक है, जैसे एक्सेप्शन ऑफ ट्राइसोमी 21 है। फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों को इनकी डेफिनेशन जैसे मोज़ाइकिज्म क्या होता है, ठीक है, उसका पता होना चाहिए। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए ऑटोसोमल मोज़ाइकिज्म क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं तुम लोग को डेफिनेशंस पढ़ाएंगे। डिलीशन जैसे इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है लॉस होता है एक पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम का। ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि रिंग क्रोमोसोम क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब होता है ऐसी रीअरेंजमेंट दैट इन्वॉल्व्स टू ब्रेक्स विद इन अ सिंगल क्रोमोसोम विद री इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इन्वर्टेड इंटरवीनिंग सेगमेंट। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम के अंदर ब्रेक हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक होने के बाद क्रोमोसोम ने री इनकॉर्पोरेट हो गए, जो इन्वर्टेड सेगमेंट था इंटरवीनिंग सेगमेंट्स वो आपस में री इनकॉर्पोरेट हो गए। ठीक है, फिर पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन का पता होना चाहिए। अगर एक आर्म ऑफ क्रोमोसोम पे इन्वर्जन हुई है तो उसको पैरासेंट्रिक कहते हैं। अगर ऑपोजिट साइड्स पे जो सेंट्रोमियर की ऑपोजिट साइड्स पे ब्रेक हुई है तो उसको पेरीसेंट्रिक कहते हैं। फिर आइसोक्रोमोसोम क्या होते हैं। ठीक है, फिर ये सारी डेफिनेशन वगैरह पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी बच्चे, अच्छा, उसके बाद फिर तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलोकेशन क्या होती है। हम लोग ट्रांसलोकेशन का टर्म बहुत कॉमनली जेनेटिक्स में बच्चों यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसलोकेशन क्या है, एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम दूसरे सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है बैलेंस्ड है। ठीक है, इन वन फॉर्म कॉल्ड बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन देयर आर सिंगल ब्रेक्स इन ईच ऑफ टू क्रोमोसोम विद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सिंगल ब्रेक्स हुए, ठीक है, दो ईच ऑफ टू क्रोमोसोम्स में। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम में अलग अलग जो हैं सिंगल ब्रेक्स हुए विद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसकी आगे डायग्राम भी बच्चों बनी हुई है जो तुम लोगों को मैंने डायग्राम से समझाया था। तुम लोगों के पेज 160 पे अगर तुम लोगों के पास रॉबिन्स वॉल्यूम 1 है तो उसमें 160 पे बताया हुआ टाइप ऑफ क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट। ठीक है, जिसमें बैलेंस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की सबसे ऊपर तस्वीर बनी हुई है और उसके नीचे सेंट्रिक फ्यूजन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन की तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद रॉबर्टसोनियन बैलेंस हमने पढ़ ली। फिर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होती है। Robertsonian translocation is between two chromosome. Typically, the breaks occur. mm, Subsequently, a fertilization by normal gamete would lead to the formation of an abnormal zygote, resulting in spontaneous abortion or birth of a malformed gem. The other important pattern of translocation is called Robertsonian translocation, a translocation between two acrosomes.
एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। एक्रो जैसे उसके नाम से ही पता लग रहा है that the break will occur close to the centromere of each chromosome and transfer of the segments then leads to one very large chromosome and one extremely small chromosome. एक्रो मतलब वो इक्वल नहीं है, ठीक है। जब ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट्स होगा तो एक बहुत लार्ज सेगमेंट और क्रोमोसोम का सेगमेंट ट्रांसफर हो जाएगा और एक एक्सट्रीमली स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। इसकी आप लोगों की बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसको देखो, ठीक है। सेंट्रिक फ्यूजन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन को देखो, उसमें एक लॉस्ट पोर्शन बताया था कि एक सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके नतीजे में एक छोटा सेगमेंट ट्रांसफर हो जाता है और एक बहुत बड़ा सेगमेंट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों तुम लोगों को पता होनी चाहिए डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था। अच्छा, डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पैथोजेनेसिस वगैरह ये चीजें, ठीक है। ये किस तरह से बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ मेयोटिक नॉन डिस्टिंक्शन, ठीक है। इसमें आपको एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले तो तुम लोगों को रॉबर्टसोनी सॉरी ट्राइसोमी 21 जिसमें डाउन सिंड्रोम जिसकी एग्जाम्पल यूज होती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है, एमसीक्यूज आए हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेजर कॉज है मेंटल रिटार्डेशन की। फिर इसका कैरियोटाइपिंग तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ट्राइसोमी 21 हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, कौन से प्रोसेस से क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, कोरिलेशन कैसे बनती है बाय ये कौन कैसे प्रोसेस से ये नॉर्मेलिटी होती है विद द हेल्प ऑफ मेयोटिक नॉन डिस्टिंक्शन। नॉन मेयोटिक नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से ये ट्राइसोमी 21 बनता है, ठीक है। फिर तुम लोगों को ये पता होना चाहिए मैटरनल एज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इसको, ठीक है। फिर तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि ट्राइसोमी 21 के में जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स बताए इसके बने हुए। पेज नंबर 162 पे देखो, यहाँ पे भी ये वाली, ठीक है। इसमें देखो दिखा रहे हैं कि मेंटली रिटार्डेड है, अबंडेंट नेक स्किन है, एपिकेंथिक फोल्ड, उसका देखो दोनों आईज के बीच में फोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होती है, सिमियन क्रीज सिंगल एक क्रीज प्रेजेंट होती है पाम के ऊपर। अबंडेंट नेट सी कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस अम्बिलिकल हर्निया, प्री डिस्पोजिशन टू ल्यूकीमिया एंड हाइपोटोनिया, ठीक है। टोन कम होती है, गैप होता है फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में, ठीक है। ठीक है, अगर तुम लोग को एमसीक्यू आया जिसमें इस तरह से लिखा हुआ हो कि ट्राइसोमी 21 में पेशेंट जो बच्चा है उसके अंदर कौन कौन से जेनेटिक फीचर्स ये पाए जाएंगे, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, ये तुम लोग को याद होनी चाहिए कि उसमें स्टेनोसिस होती है, अम्बिलिकल हर्निया होती है। इस डायग्राम को याद कर दो, ठीक है। फिर अगर तुम्हें आए कि उनमें से कौन सा बहुत ज्यादा कैंसर, ठीक है, एक डिफरेंट सी चीज है ना कि कैंसर इन पेशेंट्स को ये बड़े होके कैंसर प्रोन भी होते हैं, तो इनमें कौन सा कैंसर बहुत कॉमन है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया इन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, लिखा भी हुआ है प्री डिस्पोजिशन टू ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। आगे तुम लोगों का जो पॉइंट्स दिए हुए ना इस वाला बच्चों, ये बोथ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक एंड एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया सर्कल, लेकिन ज्यादा कॉमन है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। दे आर प्रोन टू एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। फिर आप लोगों को जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों उनकी कैरियोटाइपिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह हम लोगों के जो ऑटोसोम जब सेक्स क्रोमोसोम ने ऑटोसोमल क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल चेंजेस पढ़ा है, ठीक है, जो है ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम। फिर इसके अलावा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, जो कि है साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व्स द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम का एक ही पेयर होता है और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, सो विच दिस इज इंक्लूडेड इन द साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द सेक्स क्रोमोसोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। आप लोगों को इस तरह के इनकी कैरियोटाइपिंग पता होना चाहिए, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कैरियोटाइपिंग क्या है, 47XXY, ठीक है। आगे मेंशन भी है ये क्लासिक पैटर्न कैरियोटाइपिंग, ये है कि क्रोमोसोमल स्टडी उसकी क्या शो कर रही है, 47XXY, ठीक है। इस तरह टर्नर सिंड्रोम की कैरियोटाइपिंग तुम लोगों को पता होना चाहिए, उसकी होती है X नॉट। तुम लोग अगर एमसीक्यूज इस तरह आए कि जी फलाने डायरेक्ट तो नहीं आता, आपको कैरियोटाइपिंग लिखी आती है पेपर में कि 47XXY इज द कैरियोटाइप ऑफ, आगे लिखा हो डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाइजॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है। जितने भी सिंड्रोम्स हैं आपको रिलेटेड टू दी सेक्स और ऑटोसोमल क्रोमोसोम लिखे हुए हो, तो यू हैव टू चूज द बेस्ट वन कि 47XXY इज रिलेटेड टू द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। 45X नॉट, ठीक है। जिस तरह आगे टर्नर सिंड्रोम पढ़ो, टर्नर सिंड्रोम की डेफिनेशन ये
इसकी डायग्राम भी एक बनी हुई है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है, जिसमें इसका इंसिडेंस लिखा हुआ है, इसकी कैरियोटाइपिंग 45x लिखी हुई है, ठीक है। आपको एमसीक्यू आए कि टर्नर की कैरियोटाइपिंग क्या होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 45x है, या x के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता तो x नॉट या x जीरो का निशान बना होता है, ठीक है। तो दिस इज द कैरियोटाइपिंग ऑफ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये हम लोगों ने देख ली, फिर हम लोगों ने कोई डेफिनेशन पढ़ी थी कि जेनेटिक सेक्स क्या होता है। इसी चैप्टर के इसी जो पेज नंबर 167 है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में, जहाँ पे टर्नर सिंड्रोम है। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम के फीचर्स पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है, इस तरह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के आपको फीचर्स पता होने चाहिए। क्लाइनफेल्टर की कोई डायग्राम नहीं बनी हुई है, लेकिन उसके फीचर्स हम लोग को पता होना चाहिए कि उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। टर्नर के आपको पता होना चाहिए कि एक तो फीमेल है, क्लाइनफेल्टर मेल को इन्वॉल्व कर रहा है, फिर इसकी शॉर्ट स्टेचर होता है, इसमें कोएरेक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है। जी बच्चे, शाबाश, ठीक है बच्चे, अगर आपके पास 10th एडिशन है आप उसमें से देख लो। द मेन थिंग इज ये पीपीटी देखते जाओ, ठीक है। पीपीटी तुम लोगों के पास अगर सेव है उसको देखो, ठीक है। पीपीटी में मैंने तुम लोगों को डिटेल बताया हुआ है, ठीक है। अगर तुम लोगों का मीडियम रॉबिन भी है, नो प्रॉब्लम, उसको देखो, ठीक है। हर जगह लिखा सेम ही होता है, ठीक है। और उसका तुम लोगों को टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइपिंग पता होना चाहिए कि उसकी 45x नॉट है, शॉर्ट स्टेचर है, ठीक है। उसके अंदर कोएरेक्टेशन ऑफ एओर्टा होती है, और फिर साथ उसके अंदर इनफर्टिलिटी एमेन्यूरिया होता है, ठीक है। ऐसी फीमेल्स कभी भी मेंस्ट्रुएट नहीं करती हैं। जी बच्चे, शॉर्ट स्टेचर है, वेबिंग ऑफ नेक है, वेरी गुड इकरा, शाबाश, ठीक है। बेशक बुक देख के अपने सामने देख, सब बुक खोल लो, ठीक है। पीपीटी खोलो जो खुली हुई है सामने, बुक्स खोलो और देख के बेशक आंसर करो, नो प्रॉब्लम। बुक देख के, देखने से भी आपको याद हो जाता है। जबानी आंसर नहीं भी आ रहा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये पेपर में ज़बानी पता होना चाहिए बच्चों तुम लोगों को। फिर जेनेटिक सेक्स क्या होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। एक पर्सन का जेनेटिक सेक्स डिपेंड करता है उसके प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, नॉट द एक्स क्रोमोसोम। फिर गोनेडल सेक्स का पता होना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गोनेड, जैसे नाम से पता लग रहा है। फिर डक्टल सेक्स का पता होना चाहिए, जैसे मुलेरियन और वुल्फियन डक्ट्स, ठीक है, जो कि डिटरमिन करती थी कि एक पेशेंट का फिनोटाइप क्या होगा, ठीक, मतलब उसका मतलब जेंडर क्या होगा। फिर फिनोटिपिक्स और जेनिटल सेक्स का पता होना चाहिए, विच इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इसी तरह अगर तुम लोगों को, अब जिस तरह हम लोगों ने पढ़े थे ऑटोसोमल डिसऑर्डर, पीछे अगर तुम लोग जाओ चैप्टर का, जब हमने स्टार्ट किया था मेंडेलियन डिसऑर्डर में, तो हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर पढ़े थे, फिर हम लोगों ने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़े थे, और साथ हम लोगों ने एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़े थे, ठीक है। मैंने तुम लोगों को उस वक्त भी कहा था कि ये अच्छे तरीके से ये टेबल्स तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ऑटोसोमल, अब जिस तरह तुम लोगों को फर्ज करो कोई पूछते हैं, आप लोगों को आता है कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, एटलीस्ट वन पेरेंट ऑफ एन इंडेक्स केस इज यूजुअली अफेक्टेड, ठीक है, एंड दे आर मैनिफेस्टेड इन द हेट्रोजाइगस स्टेट, ठीक है। इस तरह आप लोगों को ऑटोसोमल रिसेसिव का पता होना चाहिए कि दे अकर व्हेन बोथ एलील्स एट अ गिवन जीन लोकस आर म्यूटेटेड, उसमें एक था, ठीक है, एटलीस्ट वन पेरेंट, और इसमें बोथ एलील्स एट अ गिवन जीन लोकस आर म्यूटेटेड, ठीक है। फिर इनकी खसूसियात लिखी हुई है कि इनमें किस तरह से होता है। एवरी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर सम प्रोपोर्शन ऑफ द पेशेंट्स डू नॉट हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पीछे हम जाते हैं, अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स तक जाते हैं, उसके टेबल्स अगर तुम लोगों को याद आ जाएं, ठीक है। आप लोगों को जनरली पेपर में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, वैसे इतना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछे जाते बच्चों, सिनेरियो बेस्ड आता है, ठीक है। हर क्वेश्चन पेपर में सिनेरियो बेस्ड होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स पढ़े थे, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स पढ़े थे काफ़ी डिटेल में, म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। हर चीज़ को सुपरफिशियली तुम लोगों को पता होना चाहिए, और टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्ज़ाम में, क्योंकि टेबल्स नहीं आप लोग बना सकते हो, डायग्राम नहीं बना सकते हो, लेकिन एटलीस्ट यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे तो एग्ज़ाम में, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, नहीं बना सकते। अच्छा, और दूसरा एक चीज़ बच्चों ये कि जितना भी एग्ज़ाम में आता हो, सैटरडे को तुम लोगों का इसका एग्ज़ाम है, दोनों चैप्टर्स का, अपनी मेहनत से लिखना, ठीक है। अगर बुक से आप कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो सिस्टम कैच कर लेता है, ठीक है। सो ट्राई कि आप लोगों ने खुद से एग्ज़ाम करना है, ठीक है।
कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है बच्चों, आप लोगों ने अपनी मेहनत से लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हमारे पास खुल गए। They are manifested in the heterozygous state, or at least one parent of an index case is usually affected. Both male and female cases are affected, and both can transmit the condition. ठीक है? When an affected person marries an unaffected one, every child has one chance in two of having the disease. फिर ये जो रेड से लिखा हुआ है इनका पता होना चाहिए कि those involved in regulation of complex metabolic pathway that are subject to feedback, then key structure proteins such as collagen, सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटल आर अफेक्टेड। ठीक है, ये कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स थे, ये अफेक्टेड, ये लिखे हुए थे, टेबल में बने हुए थे आप लोगों के पेज नंबर 141 और 142, मेरे पास वॉल्यूम 1 है उसमें बने हुए। ठीक है, फिर आप लोगों के इनसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा सकता है कि किस तरह से होता है। अब जिस तरह जो एक्स लिंक थे, ऑल सेक्स लिंक डिसऑर्डर आर एक्स लिंक एंड ऑलमोस्ट ऑल आर रिसेसिव। ठीक है, इनकी क्या खसूसियत है कि मेल विथ म्यूटेशंस अफेक्टिंग द वाई लिंक जीन्स आर यूजुअली इनफर्टाइल एंड देयर इज नो वाई लिंक इनहेरिटेंस एंड द मेल इज सेड टू बी हेमीजाइगस फॉर एक्स लिंक म्यूटेंट जीन्स, सो दीस डिसऑर्डर्स आर एक्सप्रेस्ड इन जो एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस है। अभी हम लोग एक्स लिंक रिसेसिव के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है, अच्छा इसकी जरा आप खुसूसियात देखें, उसमें लिखा हुआ है फीचर्स जो इसकी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि दैट एन अफेक्टेड मेल डज नॉट ट्रांसमिट द डिसऑर्डर टू हिज सन बट ऑल द डॉटर्स आर कैरियर एंड द हेटेरोजाइगस फीमेल यूजुअली does not express the full phenotypic change because of the paired normal allele। ठीक है, so इसकी जो फुल मैनिफेस्टेशन डिजीज है वो हेट्रोजाइगस फीमेल में रेयर है। ठीक है, ये ऊपर आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फीमेल के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर डिजीज मतलब फिनोटिपिक चेंज होना जरूरी है। सो अगर फीमेल्स ने ये ट्रांसफर करना हो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सो इनके अंदर फुल मैनिफेस्टेशन नहीं होती। ठीक है, हेट्रोजाइगस फीमेल में फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज इन हेट्रोजाइगस फीमेल इज रेयर। ठीक है, इस तरह आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि मेल क्या ट्रांसफर करता है सन्स को? नहीं, मेल ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन डॉटर्स कैरियर होती हैं। और फीमेल्स जो हैं, जो हेट्रोजाइगस फीमेल होते हैं, वो रेयरली मैनिफेस्ट करती हैं एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स को, क्योंकि हेट्रोजाइगस जो फीमेल होती हैं, ठीक है, उनके अंदर फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज बहुत रेयर होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बच्चों, मैंने आप लोगों को कुछ टर्म्स बताई थी। ठीक है, जेनेटिक हेट्रोजाइगोसिटी क्या होती है, डिलीशंस, ये इन्वर्जन्स वगैरह में। ठीक है, पोलीमॉर्फिज्म, पोलीमॉर्फिज्म होती है कि एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह प्लियोट्रोपिज्म बच्चों एक टर्म थी जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बताई थी कि प्लियोट्रोपिज्म का मतलब ये होता है कि एक सिंगल म्यूटेंट जीन विच लीड्स टू मेनी एंड इफेक्ट्स। ठीक है, मतलब एक सिंगल जीन में प्लियोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म तो आप लोगों ने याद रखना है, प्लियोट्रोपिज्म स्टैंड्स फॉर चेंज। ठीक है, और प्लियो का यहाँ पे वो यूज कर रहा है टर्म कि मेनी एंड इफेक्ट्स, मतलब एक सिंगल म्यूटेंट जीन है विच लीड्स टू मेनी एंड इफेक्ट्स, उसको उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं। इस तरह पोलीमॉर्फिज्म और प्लियोट्रोपिज्म का आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। सो प्लियोट्रोपिज्म इज अ सिंगल म्यूटेंट जीन विच लीड्स टू मेनी एंड इफेक्ट्स। ठीक है, इस तरह अब जो ऑटोसोमल और सेक्स लिंक, अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं, मुझे बॉक्स में आप लोग बताएंगे, बेशक यहाँ सामने से देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेरिक भी बना हुआ है। स्टेरिक का मतलब ये है कि ये वेरिएंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये चैप्टर्स में डिस्कस हुए हैं, तुम लोगों के सामने पीपीटी खुली हुई है ऑटोसोमल डिसऑर्डर की। ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि मार्फन सिंड्रोम क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, या एक्स लिंक रिसेसिव है? मार्फन सिंड्रोम क्या है? गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा, फिर हंटिंगटन डिजीज क्या है? सॉरी, बट एडी लिखते जाओ ना, एडी लिख दो सामने, मुझे समझ आ जाएगी। शाबाश। इस तरह फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, या एक्स लिंक रिसेसिव है? एक्सीलेंट, वेरी गुड। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस क्या है? एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश। एलर डेनलेस सिंड्रोम क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव है? शाबाश। तो इस तरह तुम लोगों को
हर एक का पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में तुम लोग का व्हाट इज मार्फन सिंड्रोम इज ईदर एन ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव, और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस ब्लड का डिसऑर्डर है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स अपनी शेप चेंज कर लेते हैं स्फीयर की फॉर्म में, इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। इस तरह आप लोगों को हर एक का, फिर इस मैंने आप लोगों को बताया कैरियोटाइपिंग हर एक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम लोगों को इस तरह एमसीक्यू आए कि जी एक फीमेल है, ठीक है, लेट सपोज मैं तुम लोगों से एमसीक्यू पूछती हूँ, ठीक है, मुझे बताओ बच्चे मीडियम रॉबिन्स को तो पता नहीं, मेरे पास बिग रॉबिन है जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, 141 पे दोनों टेबल्स बने हुए हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट का भी और रिसेसिव का भी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग के मीडियम में कौन सा बना हुआ है, और एक्स लिंक रिसेसिव का आगे बना हुआ है 142 पे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बुक में घुमाए फिराए बगैर मैं रेंडमली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे चैट बॉक्स में बताना है तुम लोगों ने, ठीक है। सारे बच्चे प्यारे बच्चों, हुमा, सना, मायरा, मानूर, सीरत, सारे जो मेरे सामने चैट बॉक्स में इस वक्त खुले हुए हो, ठीक है, सारे अटेंटिव हो जाओ। एक फीमेल पेशेंट है, ठीक है, वेब नेक शॉर्ट स्टेचर के साथ तुम लोगों के पास आई है, ठीक है, और उसको प्राइमरी ए मेनोरिया भी है। एक्सीलेंट बच्चे, वेरी गुड। इकरा वेरी गुड, शाबाश। अच्छा इकरा, मुझे बताओ कि टर्नर सिंड्रोम की कैरियोटाइपिंग क्या है? वेरी गुड हुमा, शाबाश, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब हम एक्स लिंक, जब हम पढ़े थे एक्स लिंक डिसऑर्डर, इस तरह बीच बीच में रैंडमली क्वेश्चन करती जाऊंगी। एक्स लिंक डिसऑर्डर जब हमने पढ़े थे तो एक्स लिंक डिसऑर्डर में मैंने भी डिटेल से बताया था कि अफेक्टेड मेल फीमेल्स को अपने सन्स को ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन डॉटर्स कैरियर होती हैं, और जो फीमेल हेट्रोजाइगस होती है that it usually does not express the full phenotypic change because of the paired normal allele। एक्स लिंक डिसऑर्डर्स खोलो, उसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए, 2 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोगों को एमसीक्यू आए, ठीक है, और उसमें पूछा हुआ हो कि कौन से डिसऑर्डर में अफेक्टेड जो मेल है वो ट्रांसफर करेगा डिजीज अपने डॉटर्स को, लेकिन मेल्स को नहीं करेगा, मेल अपने सन्स को नहीं करेगा। आवाज नहीं आ रही बच्चे? आ रही है? हेलो बच्चे, मेरे हिसाब से तो आवाज जानी चाहिए आपको, आ रही है? ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ऐसे डिसऑर्डर्स कौन से हैं जिनमें मेल्स ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स? बच्चे, डोमिनेंट किधर से आ गया? हम रिसेसिव पढ़े थे। इकरा ने थोड़ी सी गलती मार दी है। रिसेसिव, अच्छा रिसेसिव के उसामा बच्चे स्पेलिंग है RECESSIVE, ठीक है। रिसेसिव की स्पेलिंग याद रखने बच्चों, उसामा स्पेलिंग बेटा ठीक कर देना, ठीक है। एक्स लिंक डिसऑर्डर बहुत रेयर होते हैं, और एक्स लिंक डिसऑर्डर में ना, ठीक है, उसमें बताया हुआ है कि जो अफेक्टेड हेट्रो दीज डिसऑर्डर ट्रांसमिटेड बाय एन अफेक्टेड हेट्रोजाइगस फीमेल टू हाफ हर सन्स एंड हाफ हर डॉटर्स, ठीक है, बट एंड बाय एन अफेक्टेड मेल पेरेंट टू ऑल ऑफ हिज डॉटर बट नन ऑफ हिज सन्स, ठीक है। ये तुम्हारी बुक से ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, और इसकी एक रिकेट्स, ठीक है। तो एक्स लिंक जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें मेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन फीमेल। क्यों? क्योंकि मेल में एक एक्स होता है, ठीक है, और एक वाई होता है। अगर वो एक्स क्रोमोसोम इफेक्ट हो गया, इसका मतलब है मेल डिजीज मैनिफेस्ट कर देगा, लेकिन जो फीमेल होता है उसमें एक्स एक्स होता है, और दोनों एक्स का डिजीज होना जरूरी है, दोनों पेयर्स का। समझ आ रही है मेरी बात तुम लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं, मैं टेबल भी खोल देती हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स में से डायबिटीज इंसिपिटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव है, या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या ऑटोसोमल रिसेसिव है? डायबिटीज इंसिपिटस। एक्सीलेंट, वेरी गुड।
अच्छा मुझे ये बताएंगे सारे बच्चे कि Duchenne muscular dystrophy is a musculoskeletal disorder involving the musculoskeletal system. ये X-linked recessive है, autosomal dominant है या autosomal recessive है? Duchenne muscular dystrophy. शाबाश, X-linked recessive है. Very good, शाबाश. Excellent उसामा, excellent मायरा, इकरा, सना, very good, शाबाश. अच्छा तो ये टेबल्स तुम लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा आगे एक टेबल बना हुआ है 143 पे, जिसमें हम लोगों ने बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर पढ़े थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, कौन से लेवल पे मॉलिक्यूलर लीजन होगा। अपने सामने टेबल खोलो जिस टेबल पे हेडिंग दी हुई है बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सम मेंडेलियन डिसऑर्डर। मैं यहाँ पे भी खोलती हूँ ये वाला टेबल। ठीक है, ये अपने सामने बच्चों खोलो। ठीक है, इसमें काफी सारी डिजीजेज बताई हुई हैं कि उनमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, बच्चे लास्ट स्लाइड कौन सी शो करूं? कौन सी लास्ट स्लाइड? एक्स लिंक वाली? बेटा बुक में बनी हुई है ना, बुक खोल लो अपने सामने। ये देखो, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, ये बुक से ही उतारी हुई है बेटा, ये तुम्हारी बुक की है अपनी। ठीक है, कोई चीज बुक के बाहर नहीं है बेटा, एक्सेप्ट जो चीजें मैं बता रही हूँ, जैसे प्लियोट्रोपिज्म है, इस तरह की चीजें। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं कुछ, प्लियोमॉर्फिज्म, ये डेफिनेशंस तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कुछ जो यूज हुई है बुक में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा तुम लोगों को पता होना चाहिए जीन क्या चीज होती है। ठीक है, अच्छा अब जिस तरह इसमें बच्चों टेबल देखो, इस टेबल में काफी सारी डिजीजेस बताई हुई हैं और किस में किस लेवल पे चेंजेस आएगी। ठीक है, अच्छा अब हमने इसमें नॉर्मली स्ट्रक्चरल जो पढ़े थे, डिसऑर्डर पढ़े थे जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर हमने कोलेजन पढ़ा था, फिब्रिलिन पढ़ा था। अच्छा अपने सामने टेबल खोला हुआ तुम लोगों ने? ठीक है, मीडियम में नहीं है? अच्छा चलो, अगर मीडियम में ये टेबल्स नहीं है बच्चे, देन आप लोगों के पास अगर ये पीपीटी सेव है तो इस पीपीटी से पढ़ लेना। ठीक है, वरना इस जो ये टेबल्स हैं इनकी तो पिक्चर्स ले लो। ठीक है, वरना ये डिस्क्रिप्शन में तो लिखा ही होता है। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं बच्चे, जो चीज़ें आप लोगों को इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों से वैसे ही डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, तुम लोगों से अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे है जी फिनाइल कीटोन्यूरिया है, एक डिजीज है, इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन सी टाइप ऑफ म्यूटेशन होगी और कौन सा एंजाइम म्यूटेंट होगा या डेफिशिएंट होगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया सबसे ऊपर बना हुआ है, तुम लोगों के सामने टेबल लगा हुआ है बच्चों, ये पीपीटी तो खुली हुई है ना अगर बुक नहीं है। स्प्लाइस साइट म्यूटेशन होगी, एक्सीलेंट। ठीक है, एंड एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट होगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। शाबाश होमा, वेरी गुड। अच्छा फिर आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम में देखो कौन से टाइप ऑफ म्यूटेशन है? एवरीबडी, सारे बच्चों सब जवाब दो। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और कौन सा जो कह लो कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है उसमें मसला हो रहा है? एंजाइम नहीं, ये तो बच्चों कोलेजन और फिब्रिलिन, ये एक्स्ट्रा स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं। फिब्रिलिन, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताएंगे सारे बच्चे कि ड्यूशेन नहीं सॉरी एलर डेनलेस सिंड्रोम में डिलीशन, एलर डेनलेस सिंड्रोम में कौन से टाइप की मॉलिक्यूलर लीजन होती है और क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सीलेंट रोशीन, वेरी गुड। एंड पॉइंट म्यूटेशन, एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश। फिर इसके अलावा अच्छा बच्चों तुम लोग को एलील पता है? एलील क्या होता है?
हमने जीन्स जब पढ़े थे तो मैंने एलील पढ़ाया था कि एलील क्या होता है। क्या होता है बच्चे मायरा? अच्छा, बेसिकली एलील होता है बच्चे ठीक है, एलील बेसिकली होता है एनी नॉन आइडेंटिकल जीन। ठीक है, एक पर्सन का जीन दूसरे से डिफर करता है। ठीक है, हम कहते हैं इसके एलील पैटर्न वेरिएशन है। तो कोई भी नॉन आइडेंटिकल जीन जब होंगे तो हम उसको एलील कहेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, मायरा, इकरा, हांसा, नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, वेरिएंट से याद आया, अब अगर तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में से कौन से ज्यादा वेरिएबल एक्सप्रेसिव होते हैं, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी शो करते हैं। ठीक है, बुक में तुम लोगों के बुलेट पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, ये लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th लाइन है। ठीक है, कौन से डिसऑर्डर होते हैं? एक्सीलेंट मरियम, एक्सीलेंट रोशीन, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चों, गुड गोइंग। अच्छा, फिर तुम लोगों को बच्चों मार्फन सिंड्रोम वगैरह अगर देखो, डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, जिसमें मार्फन सिंड्रोम है। ठीक है, आगे बुक में आते जाओ, मार्फन सिंड्रोम की पैथोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा, मार्फन सिंड्रोम जब भी तुम लोगों का सिनेरियो आएगा ना बच्चों, उसमें तुम लोगों से उसका सिनेरियो बेस इस तरह पूछा जाएगा, जैसे टिपिकली इसमें आप देखो कि स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मार्फन सिंड्रोम। टिपिकली द पेशेंट इज अनयूजुअली टॉल। अगर तुम लोगों को सिनेरियो आए कि अनयूजुअली टॉल पेशेंट, एक्सेप्शनली लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज एंड टेपरिंग फिंगर्स एंड जॉइंट और लेग सजेस्टिंग दैट द पेशेंट इज डबल जॉइंटेड। इसके अलावा उसके अंदर ऑकुलर चेंजेस होते हैं, उसके अंदर डिसलोकेशन ऑफ लेंस होती है, कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स बहुत ज्यादा कॉमन होती है, एओर्टिक डायसेक्शन वगैरह। तो ऐसे सिंड्रोम जब भी टॉल मैन की बात आ रही है, दैट विल बी मार्फन सिंड्रोम, एक्सेप्शनली अनयूजुअली टॉल। ठीक है, फिर एलर डेनलर सिंड्रोम के कुछ क्लासिफिकेशन दी हुई है, क्लासिक पैटर्न 1, देन हाइपर मोबिलिटी 3, देन वैस्कुलर इज 4, देन काइफोस्कोलियोसिस 6, आर्थ्रोक्लेजिया इज 7A एंड बी एंड डर्मेटोस्पेरेक्सिस इज 7C। ठीक है, ये इसी पेज पे एक टेबल बना हुआ है जो कि मैं तुम लोगों को आगे दिखा देती हूँ, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था। ये तो मार्फन आ गया, फिब्रिलिन का चेंज आया, ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, ये मैं तुम लोगों से भी डिस्कस कर रही थी कि स्केलेटल मोस्ट स्ट्राइकिंग होती हैं। ठीक है रमजा। अच्छा, ये एलर डेनलेस आ गया, ये वाले इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलर डेनलेस सिंड्रोम, जिसमें हम लोगों ने इसके फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये हर एक के फीचर्स तुम लोगों को पता होने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि मार्फन सिंड्रोम को डिफाइन करो और वो क्या होता है, और या टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। ए मेनोरिया के साथ ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा ए मेनोरिक फीमेल है, शॉर्ट स्टेचर है, ठीक है, वेब नेक्ड है, कौन सी फीमेल है, क्या कैरियोटाइप है। ठीक है, इस तरह से आता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा हमने कोई डिफेक्ट्स पढ़े जिसमें रिसेप्टर प्रोटीन, जैसे फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, ये फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया क्या था, ऑटोसोमल डोमिनेंट था, रिसेसिव था? क्या था बच्चों? एक्सेलेंट, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, फिर अब रैंडमली तुम लोगों से पूछती हूँ, कुछ हम लोगों ने डिसऑर्डर्स पढ़े थे, डिफेक्ट्स इन एंजाइम, जैसे लाइसोस्टोमल स्टोरेज डिजीजेस थी, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस थी। इस तरह हम लोगों ने कुछ, आप लोगों की बुक में बच्चों एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स से जो ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, मेरी बुक में वो है, पेज नंबर 171 है। ठीक है, जिसमें म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स दिया हुआ है। अक्सर पेपर्स में आप लोगों को एक शॉर्ट सा एमसीक्यू आ जाता है या एससीक्यू आ जाता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स का पूछा होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स किस की इनहेरिटेंस से ट्रांसफर होते हैं, मैटरनल, पैटर्नल। अब तुम लोग मुझे बताओगे, मैंने तुम लोग को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स किस से ट्रांसफर होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल, माँ से या बाप से? एक्सीलेंट शानजे, एक्सीलेंट इकरा, एक्सीलेंट तहरीम, हुमा, वेरी गुड। अच्छा, मैटरनल डीएनए ट्रांसफर होता है या मैटरनल आरएनए? बुक में देखो एम टी डीएनए लिखा हुआ है या एम टी आरएनए लिखा हुआ है? एम टी स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रियल जीन से जो ट्रांसफर होने वाली डिजीज है?
बुक में क्या एग्जांपल दी हुई है, मैंने बताई थी। ढूंढ रहे हो? माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, बच्चे इसकी एक ही एग्जांपल दी हुई है माइटोकॉन्ड्रियल जीन से। लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स के डैश डाल के लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर तुम लोगों को बच्चों पता होना चाहिए, ट्राइसोमी वगैरह समझ आ गए? ठीक है, ट्राइसोमी में क्या होता है, ट्राइसोमी में जब मेयोसिस होती है तो ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है इंस्टेड ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब भी एक्स्ट्रा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? आवाज कम आ रही है, अब सही आ रही है तुम लोगों को मेरी आवाज? जब भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या हम उसे यूप्लॉइड कहते हैं, क्या उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, या उसको हम ट्राइसोमी कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं, शाबाश। अच्छा, अब तुम लोगों को एक सिनेरियो आए, ठीक है, रेंडमली मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ। अम, वहां तक हम लोग जा रहे हैं, बल्कि हम उसको टच करके आ गए हैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को टर्नर का सिनेरियो बताया है, तुम लोगों को मैंने मार्फन का सिनेरियो बताया है, तुम लोगों को मैंने डाउन का सिनेरियो बता दिया। अच्छा, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम का सिनेरियो कैसे आएगा एग्जाम में? ज्यादातर इट इज बेस्ट डिफाइंड एज मेल हाइपोगोनेडिज्म दैट अकर्स व्हेन देयर आर टू और मोर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एंड वन और मोर वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का सिनेरियो आए तो वो आएगा जी कि एक मेल है, अब इसकी देखो इसकी जहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्लाइनफेल्टर कैन रेयरली बी डायग्नोज्ड बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोस्ट पेशेंट हैव अ डिस्टिंक्टिंग बॉडी हैबिटस विद एन इंक्रीज इन लेंथ बिटवीन सोल्स एंड प्यूबिक बोन्स, इलोंगेटेड बॉडी होती है, लॉन्ग नेक्स होती है, ठीक है, स्मॉल पेनिस है एंड सेकेंडरी सेक्शन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स लैक करते हैं, ठीक है। जैसे डीप वॉइस नहीं होती, बियर्ड नहीं होती, ठीक है, एट्रोफिक टेस्टीज होती हैं, एट्रोफिक या स्मॉल टेस्टीज होती हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर जिस तरह इसमें गायनोकोमेस्टिया में बी प्रेजेंट, ठीक है, मतलब मेल ब्रेस्ट पेट फीमेल ब्रेस्ट पैटर्न इसमें होता है। तो अगर तुम लोग को सिनेरियो है कि एक मेल है, उसको गायनोकोमेस्टिया है, उसको स्मॉल टेस्टीज हैं, या उसके और साथ लिखा हुआ हो कि उसकी कैरियोटाइपिंग एक्स एक्स वाई है, तो वो कौन सा सिंड्रोम होगा बच्चों? शाबाश, वेरी गुड, वो होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, और जब भी कोई भी सिंड्रोम होता है ना, उसको फीमेल जब जैसे कह रहे हो ना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोज आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेस्ट, ठीक है। हम लोगों ने कुछ टेस्ट पढ़े थे, मॉलिक्यूलर एनालिसिस वगैरह पढ़ा था, आप लोगों की बुक में लेबोरेटरी कंसिडरेशंस दी हुई थी। आई डोंट नो मीडियम रॉबिन्स में है कि नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों के पीपीटी में आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है आगे, ठीक है। इस पीपीटी में अगर तुम लोगों के पास इसकी रिकॉर्डिंग है तो उसको देख लेना, कि जितने भी ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, इनको हम डायग्नोज कर सकते हैं बिफोर बर्थ विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस, with the help of chorionic villus biopsy, and with the help of umbilical cord blood sampling, or by serum hcg levels of female, and with the help of ultrasound, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को इस तरह क्वेश्चन आए कि आप इन ऑर्डर्स को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं बिफोर बर्थ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम इस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे एक फीमेल है आपके पास आई है, ठीक है, एक फीमेल है, आपको डाउट है, ठीक है, उसका अल्ट्रासाउंड किया है, तो आप उसका ऑर्डर कर रहे हो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, ठीक है। तो आपको कौन सा डाउटफुल, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जब आप किसी फीमेल की कराते हो तो आपको मोस्ट डाउटफुल होता है कि इस पेशेंट को, अब आ रही है बच्चा, आवाज आ रही है मेरी आपको मानूर? ट्राइसोमी 21 के लिए डाउन सिंड्रोम हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है मानूर। उसके लिए हम ज्यादातर करवाते हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या कोरियोनिक विलस बायोप्सी, हम बहुत ज्यादा करवाते हैं, ठीक है। फिर एमनियोसेंटेसिस मैंने आप लोगों को बता दिया, हम कराते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कह रही हूँ बच्चे कि टर्नर सॉरी डाउन सिंड्रोम, जिसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन कंजेनिटल डिसऑर्डर है, ठीक है। उसको डायग्नोज कराने के लिए ज्यादातर हमारी जो ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं, गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं, वो
कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करवाती हैं। एक तो सबसे पहले फीमेल का बीटा एचसीजी कराती हैं, अगर बीटा एचसीजी रेज हो तो बच्चे के अंदर हम कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। कोरियन का एक सैंपल लेते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि उस फीमेल जो बच्चा पैदा होगा उसको डाउन सिंड्रोम तो नहीं होगा, ठीक है। सो हम कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस, बीटा एचसीजी और अल्ट्रासाउंड, ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हम करते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ कंजेनिटल डिजीजेस के लिए। एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, सीरम एचसीजी एंड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज है बच्चे जो हम लोगों ने पढ़ी थी इसी चैप्टर में, पीछे जाओ तो हम लोगों ने कुछ पढ़े थे ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस, उसका भी एक टेबल बच्चों बना हुआ था बुक में। मैं आगे जा रही हूँ, फिर से पीपीटी में खोल रही हूँ ताकि तुम लोग पीपीटी सामने देखते जाओ और तुम लोग को उसका आइडिया होता जाए। अच्छा, लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स के भी जो टेबल मैंने पढ़ाए हैं, जो टेबल बुक में बने हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। हीमोडायनेमिक्स मैं इसलिए रिपीट नहीं करी क्योंकि हीमोडायनेमिक्स तुम लोगों ने काफ़ी डिटेल से लास्ट चैप्टर लेक्चर में मैंने रिपीट कराया था कि उसके किस तरह से सिनेरियोज आ सकते हैं। सो इसलिए जेनेटिक्स पे मैं ज़्यादा इस दफ़ा वो आप लोगों का वो कर रही हूँ कि जेनेटिक्स एक दफ़ा देख लो कि जेनेटिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ट्राइसोमी हम लोगों ने किया था, टर्नर, क्लेनफेल्टर, ठीक है, ये सब हो गए इनकी कैरियोटाइपिंग। अच्छा, ये बच्चों आ गया एग्जाम्पल ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये भी मैंने तुम लोगों को जब पढ़ाया था तो बताया था कि इसमें से किस तरह से आ सकता है, ठीक है। इसमें कौन से जीन की, प्रोटीन की साइलेंसिंग होती है, कौन सा जीन का रीजन अफेक्ट होता है, ठीक है, और कौन सी डिजीज होती है। इसमें पहले डिजीज दी हुई है, देखो अगर इस टेबल में देखो, फिर जीन दिया हुआ है, उसका लोकस, प्रोटीन, रिपीट किस लेवल पे होगी, ठीक है। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा हमारी जो बुक में लिखा हुआ है, वो हमारी बुक में लिखा हुआ है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, FMR1, फ्रेडरिक और फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर या एटेक्सिया, ये आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है जो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो ये इसको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। ऊपर आप लोगों की बुक में एक साइट ऑफ एक्सपेंशन दी हुई है, अफेक्टेड सीक्वेंसिंग दी हुई है, ये वाली, जिसमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में बताया हुआ है कि कौन से लेवल पे लॉस ऑफ प्रोटीन होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग होगी। इस तरह की चीजें आप लोगों की बुक में बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को, अच्छा, इस फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में बच्चों एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि इसके ये अगर सिनेरियो है तो किस तरह से आता है। यूजुअली अफेक्टेड मेल्स होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। आपकी बुक में देखो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का पैरा नंबर 3 है, ठीक है। उसमें लिखे हुए इन पेशेंट्स का IQ 20 to 60 होता है, इसके अंदर लॉन्ग फेस होता है, लार्ज मैंडिबल होते हैं, लार्ज इवर्टेड ईयर्स होते हैं और लार्ज टेस्टीज होती हैं, ठीक है, इन पेशेंट्स में, ठीक है। और मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इनका होता है मैक्रो ऑर्किडिज्म, यानी कि लार्ज टेस्टीज इन पेशेंट्स में होती हैं, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात तुम लोगों को? शाबाश, ठीक है। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में ये वाला पैरा जरूर देख लेना, ठीक है, कि ये किस तरह से इसका सिनेरियो आप लोगों को आ सकता है कि ये मेल किस तरह से प्रेजेंट करता है। मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, अक्सर ऑटिज्म के साथ भी होते हैं, कोर्स फेशियल फीचर्स होते हैं, मैक्रो ऑर्किडिज्म मतलब जहाँ लार्ज टेस्टीज का जिक्र होगा और तुम लोगों से पूछा जाए कि कौन सा डिसऑर्डर होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर या म्यूटेशन में से पूछा गया है। और कौन सी डिजीज है ये? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं सिनेरियो में, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से क्लाइनफेल्टर का सिनेरियो आएगा, किस तरह से आपको एलर डेनलेस के वेरिएंट्स पूछे जा सकते हैं, किस तरह से मार्फन का आता है, किस तरह से टर्नर का आता है, किस तरह से डाउन का आता है, किस तरह से फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का आपको आएगा, ठीक है। अच्छा, एक जो सिंड्रोम है जिसको हमने नहीं टच किया, वो मैं दोबारा से आप मतलब हमने पढ़ा था, लेकिन अभी मैं दोबारा से आप लोगों को उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों का रिपीट हो जाए बच्चों। आगे अगर आओ, जिनोमिक इम्प्रिंटिंग था ये वाला टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था जिनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होती है।
कि at least with respect to some gene, important functional differences exist between the maternal allele and the maternal allele. These differences result from epigenetic process which is called genomic imprinting. In genomic imprinting में क्या होता है, selective inactivation हो जाती है या तो maternal allele की या तो paternal allele की. allele क्या था, नॉन आइडेंटिकल जीन थे, ठीक है. अच्छा, मेटरनल इम्प्रिंटिंग कब कहते हैं, जब ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग होती है मेटरनल एलील की, और पैटर्नल इम्प्रिंटिंग तब कहते हैं जब ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग होती है पैटर्नल एलील की. ठीक है, साइलेंसिंग का मतलब होता है इनएक्टिव हो जाना. अच्छा, अगर तुम लोग को सिनेरियो आए ऐसे जैसे प्रेडर विलाय सिंड्रोम या एंजलमैन सिंड्रोम है, जितने भी सिंड्रोम है इनके सिनेरियो पता होना चाहिए. ये सिनेरियोज ही आते हैं बच्चों इनके, कि एक मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है, शॉर्ट स्टेचर है, हाइपोटोनिया है, हाइपरफेजिया. हाइपरफेजिया मतलब बहुत एक्सेसिव उसको भूख लगती है, ठीक है, हंगर. फिर ओबीज है, स्मॉल हैंड एंड फीट एंड हाइपोगोनेडिज्म. पढ़े हो, देख लो प्रेडर विलाय सिंड्रोम को. ये देखो, ये प्रेडर विलाय सिंड्रोम की मैंने डायग्राम बनाई थी, ठीक है, और ये इसके पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, नजर आ रहे होंगे, ठीक है. तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को एग्जाम में आते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं आती कि डिफाइन प्रेडर विलाय सिंड्रोम या एंजलमैन सिंड्रोम, इस तरह नहीं होता, ठीक है. आप लोगों को इस तरह बताया होता है कि एक ओबीस मतलब अ, बच्चा है या एक ओबीस बंदा आपके पास आया, शॉर्ट स्टेचर है, मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, और उसके अलावा उसके शॉर्ट हैंड एंड फीट हैं, ठीक है. और देखो हाइपोगोनेडिज्म है, मतलब उसके जो गोनेड्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है. सो प्रेडर विलाय सिंड्रोम नॉर्मली इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और एंजलमैन सिंड्रोम के इसी तरह से जेनेटिक थोड़ा सा बुक में दो तीन लिखा हुआ है, ठीक है, लाइंस बुक में एक्सप्लेन की हुई है उसके बारे में भी, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में इनके आपसे ट्रांसलोकेशन पूछ ली जाती है या आप लोगों से इम्प्रिंटिंग का पूछ लिया जाता है कि कौन से लेवल पे होती है, किस तरह से होती है, डिलीशन कौन से क्रोमोसोम पे होती है, मैटरनल या पैटर्नल पे. ठीक है बच्चे, जी शाबाश, इकरा ने सही जवाब दिया है. अच्छा, अच्छा बच्चों, तो हम लोगों ने काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया है, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड. अच्छा, अब मुझे बताएंगे बच्चे कि अगर आपके पास एक टॉल मेल आया है, ठीक है, जिसकी लॉन्ग फिंगर्स हैं, ठीक है, और साथ उसको लेंस में भी कुछ प्रॉब्लम है अपनी आंख के, और साथ उसको डायसेटिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म भी है, ठीक है. ये कौन सा सिनेरियो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बेशक बुक में देखो. एक्सेलेंट सना, रोशीन, तायरा, सीरत, एक्सेलेंट, वेरी गुड. ठीक है, मार्फन में कौन सी चीज़ का म्यूटेशन होती है? पेब्रेलिन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश. जो अच्छा, अब ऑटोसोमल जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें क्या चांस होता है सिबलिंग्स का, 1 in 4 होता है या 1 in 2 होता है कि वो अफेक्ट हो? ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. एक्सीलेंट सीरत, एक्सीलेंट शानजे, वेरी गुड. ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या चांस होता है, 1 in 2 होता है कि 1 in 4 होता है? शाबाश बच्चों. ऑटोसोमल रिसेसिव बच्चे, रिसेसिव में क्या होता है? Autosomal recessive के क्या characteristics थे? They do not affect the parent of the affected individual. The trait does not usually affect the parents of the affected individual, but the siblings may show the disease. Sibling has one chance in 4 of having the trait. Very good, शाबाश. अच्छा, अच्छा, आप लोगों को अगर कैरियोटाइप आए, एक फीमेल की प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आई है, ठीक है, उसकी अच्छा, एक बच्चों आप लोगों को एक पैरा है बुक में आप लोगों का लिखा हुआ है जिसमें ट्रू हर्माफ्रोडिज्म और सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है. उसमें एक सिनेरियो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था
माइटोकॉन्ड्रियल जीन की बची थी लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को बच्चों इस तरह सिनेरियो आए कि एक फीमेल है वो प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आई है, ठीक है, और उसकी स्कैंटी प्यूबिक हेयर्स हैं, एब्सेंट यूट्रस है और उसके अंदर नॉर्मल ब्रेस्ट हैं, ठीक है, तो उसका कैरियोटाइपिंग क्या होगा। और आप लोगों को काफ़ी सारे कैरियोटाइपिंग लिखी हुई हो 45। अच्छा, ये याद रखना कि जो टर्नर है उसकी कैरियोटाइपिंग 45X0 होती है, ठीक है। और जो ये मैं सिनेरियो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ये हम सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म का है, ठीक है, और इसकी कैरियोटाइप होगी 46XY, ठीक है, मतलब नॉर्मल लुकिंग फीमेल है, ठीक है, लेकिन जितना भी इसका कैरियोटाइप है वो सारा मेल का है, ठीक है। ठीक है बच्चों, सूडो सूडो मतलब है कि आपको धोखा देने के लिए, ठीक है। ये फीमेल आएगी लेकिन इसको एमेनोरिया है, ठीक है, इसको पीरियड्स नहीं हुए हुए, ठीक है, इसका ब्लाइंड वेजाइना है, ठीक है, स्कैंटी प्यूबिक हेयर है, एक्सिलरी हेयर्स हैं, लेकिन यूट्रस नहीं है, लेकिन नॉर्मल ब्रेस्ट है, ठीक है जी, शाबाश। तो ये 46XY कैरियोटाइप होता है, ठीक है। और जितने भी हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स करते हैं ना उनके डायग्नोसिस के लिए अगर आप लोगों से पूछा जाए, अच्छा हाँ, कैरियोटाइपिंग का क्या मतलब होता है, जो मैं इतनी देर से यूज कर रही हूँ, कैरियोटाइपिंग क्या होता है इसका मतलब। क्या होता है बच्चों, जल्दी जवाब दो, टाइम खत्म हो जाएगा फिर, बल्कि टाइम खत्म हो गया ऑलमोस्ट। कैरियोटाइपिंग क्या होता है, क्रोमोसोमल स्टडी को कहते हैं बच्चे, ठीक है, क्रोमोसोमल स्टडी को हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं, ठीक है। अब जिस तरह जेनेटिक फॉर्म, हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आप क्रोमोसोम जब स्टडी करते हैं ना तो हम उसको कैरियोटाइपिंग कहते हैं। और जितने भी क्रोमोसोमल स्टडी जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनके क्रोमोसोम स्टडी को हम, तुम लोग के पास जब ट्राइसोमी 21 के पेशेंट्स नॉर्मली आते हैं ना तो वो ओल्ड एज में अल्जाइमर के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हार्ट डिजीज उनके अंदर होती हैं, उनके अंदर और भी काफ़ी सारी नॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। अच्छा, आप लोगों की बुक में जहाँ पे सूडो या हर्माफ्रोडिटिज्म और सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म है ना बच्चों, उसकी एग्जांपल नहीं लिखी हुई, लेकिन उसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो होती है फीमेल सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म की मोस्ट कॉमन कॉज होती है, दैट इज कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये एक कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज फीमेल सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म की। अगर आप लोगों के पास बुक सामने है, ठीक है, बिग रॉबिन्स नहीं है तो आप उसके साथ ब्रैकेट में करके मेंशन कर सकते हो कि सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म की मोस्ट कॉमन कॉज इज कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। और जितने भी ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर वगैरह है या डायबिटीज वगैरह हैं, ठीक है, तो ये जब ये इनके हम कहते हैं ना ये किस तरह ट्रांसफर होते हैं पेट में, मतलब फैमिलीज में कैसे रन करते हैं, तो इनकी ट्रांसफर बच्चे होती है मल्टी फैक्टोरियल, ठीक है, काफी सारे जीन्स मिलके ये ट्रांसफर करते हैं। ठीक है बच्चों, जी बच्चे, सूडो की 46XY, ठीक है इकरा, गुड, ठीक है। सो हम लोग मोस्टली चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया बच्चों, वो हम लोगों ने थोड़ा सा हमारा वो हो गया मिस, लेकिन हम लोगों ने उसको भी पहले डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी लाइसोसोमल और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे थोड़े से रह गए, टाइम खत्म हो गया है, इनको थोड़ा सा देख लेना। लाइसोसोमल और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स का ट्राइसोमी बचे, उसमें कैरियोटाइपिंग 21 होती है, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी सारे उसकी जो तस्वीर में दिया हुआ है ना कि किस किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है वो देख लेना एक दफ़ा। और इसके अलावा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो सकता है ऐसे पेशेंट जब बड़े होते जाते हैं, ठीक है। अल्जाइमर होता है, यादाश्त का थोड़ा सा इनका मसला होता जाता है। फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और जितने भी ग्लाइकोजन और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स है ना, इनके भी तुम लोग को सिनेरियो आते हैं नॉर्मली, ठीक है। इनके भी सिनेरियो आप लोगों को इस तरह से आ सकते हैं, जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स में आप लोगों को बताया हुआ है टेस्ट डिजीज है, ठीक है। अब टेस्ट डिजीज का आप लोगों का मॉर्फोलॉजी जब देखो तो टेस्ट डिजीज में बताया हुआ है कि इनके पेशेंट्स के अंदर नॉर्मली चेरी रेड स्पॉट होता है मैक्यूला में, आई के अंदर, ठीक है। चेरी रेड स्पॉट टेस्ट डिजीज का बहुत कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है,
ठीक है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताई थी। ग्लाइकोजिनोसिस होती है, स्पिंजोलिपिडोसिस होती है, सल्फाटाइडोसिस होती है, म्यूकोपोलीसेकेराइडोसिस, म्यूकोलिपिडोसिस। ये जितनी भी डोसिस वाली है ना, ये सब लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं। इनको देख लेना, इनमें किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और इनमें कौन सा मेजर एक्यूमुलेटिंग मेटाबोलाइट होता है। ठीक है, अगर तुम लोगों के पास बुक में ये नहीं बना हुआ तो पीपीटी को देख लेना, मेरी जो मैंने पढ़ाई है पीपीटी। ठीक है। टेसेक डिजीज में ज्यादातर हमें चेरी रेड स्पॉट ब्लाइंडनेस के साथ ये बच्चे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 से 6 माह तक के बच्चे होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जितने भी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है उनमें देख लेना कि एलडीएल रिसेप्टर पे म्यूटेशन होती है। ठीक है, ये सारे एक दफ़ा देख लेना। ठीक है, बाकी हम लोगों ने बड़ा बड़ा मैंने आप लोगों को रिपीट करा दिया। आई होप जेनेटिक्स में कोई क्वेरी रह गई है बच्चों। ठीक है, हीमोडायनेमिक्स हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। हीमोडायनेमिक्स में जितने भी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेना। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, वो देख लेना। ठीक है, एम्बोलिज्म वगैरह आप लोगों को बताया था। ठीक है, जेनेटिक्स में एक दफ़ा सूडो और ट्रू हर्माफ्रोडाइट के डिफरेंसेस आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जेनेटिक्स में मैंने आप लोगों को हाइपर कोगुलेबिलिटी डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे जब हम लोगों ने थ्रोम्बोसिस पढ़ा था। सुन रहे हो बच्चों मुझे? ठीक है, वो पढ़ लेना। हाइपर कोगुलेबिलिटी डिसऑर्डर्स हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रेयर होते हैं, वेरी रेयर होते हैं। ठीक है, वो हीमोडायनामिक्स का मैं जिक्र कर रही हूँ। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से देख लेना कि वो कौन से होते हैं। जैसे अगर एक फीमेल है आप लोगों के पास, वो प्रेजेंट कर रही है, उसके बार बार रिपीटेड मिस कैरेजेस हो रहे हैं, उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उसके प्लेटलेट्स कम हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है उसके जिसके लेस प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसका मोस्ट लाइकली किस सिंड्रोम से सफ़र कर रही है, हमने पढ़ा था एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ठीक है, इस तरह ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में हम लोगों ने गाउचर डिजीज पढ़ी थी, वो टेबल देख लेना। ग्लाइकोजन और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज के टेबल्स अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है बच्चों, फिर इसके अलावा मैंने जितने भी एम्बोलिज्म पढ़ाए थे, पल्मोनरी, एयर और फैट एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, इनको अच्छे तरीके से देखने हैं आप लोगों ने। ठीक है, फिर जितने भी, अच्छा, क्लॉट कैसे बना था, ठीक है, थ्रोम्बोसिस वगैरह, ये आप लोगों ने देखना है कि अच्छे तरीके से थ्रोम्बोसिस का टॉपिक। ठीक है, वर्चोट्राइड वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को, वर्चोट्राइड का पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, फिर क्लॉट किस तरह से बनता है वो हम लोगों ने सारा पढ़ा था। अच्छा, क्लॉट रिस्ट्रिक्शन बच्चे कैसे, सॉरी, रिट्रैक्शन। ठीक है, एक पॉइंट मैंने तुम लोगों को हीमोडायनेमिक्स में पढ़ाया था कि क्लॉट रिट्रैक्शन मतलब क्लॉट को रिट्रैक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन उसको मॉड्यूलेट करता है, क्या प्लाज्मिन करता है, थ्रोम्बोमॉड्यूलिन करता है, थ्रोम्बिन करता है, फिब्रिन करता है। ठीक है, सो एक प्रोटीन होती है उसको कहते हैं थ्रोम्बोस्थेनिन। ठीक है, ये क्लॉट को रिट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसको छोटा कर रहा होता है, थ्रोम्बोस्थेनिन। सब सुन रहे हैं मुझे बच्चों? इकरा, अहमद, तायरा, हुमा। ठीक है, सो क्लॉट रिस्ट्रिक्शन बेसिकली थ्रोम्बोस्थेनिन होती है। ठीक है, थ्रोम्बिन के बजाय थ्रोम्बोस्थेनिन आप लोगों ने याद करना होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम में बार बॉडी बताया था। ठीक है, बार बॉडी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बार बॉडी क्या होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक पेशेंट का बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस होता है बॉडी से, ठीक है, एडीमा वगैरह, एडीमा पता होना चाहिए। ठीक है, एडीमा में एक्सुडेट ट्रांसुडेट का पता होना चाहिए। ठीक है, बस मैं लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। ट्रांसुडेट एक्सुडेट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, एडीमा में कौन सी प्रोटीन हमने पढ़ी थी जब होती है, हम कहते हैं कि जब हम लोगों ने पढ़ा था इंक्रीज डिक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और इन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, अगर कुछ याद हो हीमोडायनेमिक्स में। एक्सीलेंट मनाल, वेरी गुड। इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था, रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर था। ठीक है, बार बॉडीज जेनेटिक्स में पता होने चाहिए कि क्या होती हैं। ठीक है, शॉक्स की पता होना चाहिए बच्चों, शॉक्स कितने टाइप्स के हमने पढ़े थे। ठीक है, ये सारे अच्छे तरीके से देख लेना। शॉक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, शॉक वाला पेशेंट किस तरह से आपके पास प्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉर्मली टैकीकार्डिया होता है, उसका ब्लड प्रेशर लो होता है। ठीक है, शॉक वाले पेशेंट का। ठीक है, फिर इसके अलावा जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, जीनोमिक मोज़ैकिज्म, इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए।
ठीक है। मोज़ैक का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, पज़ल पैटर्न से निकला हुआ है कि एक ही ज़ाइगोट से बनने वाले 2 डिफरेंट जेनेटिक लाइन्स को हम कहते हैं मोज़ैक। ठीक है, पज़ल पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न, एक ही सिंगल ज़ाइगोट से बना लेकिन 2 डिफरेंट जेनेटिक पैटर्न्स। ठीक है। फिर इसके अलावा जीन्स में मैंने आप लोगों को डिलीशन, इंसर्शन वगैरह का बताया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। सिनेरियो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। एम्बोलिज्म्स वगैरह हीमोडायनामिक्स में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि अच्छा, जो हाइपर टेंशन और जो डायबिटीज़ टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं वो नॉर्मली मल्टीफैक्टोरियल्स होते हैं, ज़्यादा सारे जीन्स मिलके उनको ट्रांसफ़र करते हैं। हर्माफ्रोडिटिज्म वगैरह तुम लोगों को बता दिए। ठीक है। अगर कोई क्वेरी है बच्चों पूछ लो। टाइम इज़ ऑलमोस्ट फिनिश, हमने ऊपर चले गए हैं, काफ़ी सारे हम लोगों ने ज़्यादा टाइम यूज़ कर लिया है। ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी रह गई है सो मेरे से पूछ लो अभी भी। वैसे मैंने कोशिश की है कि हमने आज सारा हम लोगों ने, बच्चों जल्दी, क्विक क्विक, टाइम ख़त्म हो रहा है। ठीक है। कैरियो टाइपिंग वगैरह अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है। एग्जाम में ज़्यादातर सिनेरियोज ही आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करना। डेफिनेशंस, डिलीशन, इंसर्शन, प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोट्रोपिज्म जितनी भी बताई हैं। प्लियोट्रोपिज्म क्या था? क्या था फातिमा, क्या था प्लियोट्रोपिज्म? व्हाट वाज प्लियोट्रोपिज्म फातिमा? तहरीम, खानसा, हमजा, क्या था प्लियोट्रोपिज्म? Pleiotropism was a single mutant gene which leads to many end effects. Affects many. Excellent. Very good, Manal. शाबाश। ठीक है। एडीमा के कैरेक्टरिस्टिक्स जितने हमने पढ़े हैं वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। थ्रोम्बोसिस का टॉपिक अच्छे तरीके से देख लेना है। अच्छा, और जहाँ पे भी हम लोगों ने थ्रोम्बोसिस का फेथ पढ़ा था ना बच्चों, उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, उनको अच्छे तरीके से देख लेना, जिसमें था प्रोपेगेशन, एम्बोलाइजेशन, डिसोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीकैनालाइजेशन। रीकैनालाइजेशन जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर एक ओक्लूसिव थ्रोम्बस में से नए ब्लड चैनल्स खुलें तो हम उसको कहते हैं रीकैनालाइजेशन, मतलब जैसे कैनाल कहते हैं ना, न्यू चैनल्स। ठीक है। तो उसको कहते हैं रीकैनालाइजेशन। ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी है? फिर मैं की डिस्कशन के लिए सैटरडे को तुम लोगों से मुलाकात होगी मेरी। ठीक है। इन्फार्क्ट्स का, हेमरेजिक और एनीमिक इन्फार्क्ट्स का पता होना चाहिए तुम लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है। एम्बुलस मैंने सारे बताए हैं, एयर एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म। क्या होती है? एक ऐसा वीनस एम्बुलस जो कि आर्टीरियल साइड को एक्सेस कर लेता है, पैराडॉक्स। ठीक है। एक साइड से उधर चला जाता है। ठीक है। हाइपरीमिया और कंजेशन वगैरह का पता होना चाहिए। ठीक है। फिर जितने भी डिसऑर्डर हमने मेंडेलियन पढ़े हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया वगैरह, जिसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। फिनाइल एलेनिन किस में अनएबल टू कन्वर्ट, फिनाइल कीटोन यूरिया में बेसिकली होता है कि फिनाइल एलेनिन इज अनएबल टू कन्वर्ट टू टायरोसिन। ठीक है। तो ये सारे पता होने चाहिए जितने भी। ऑल क्लियर? ठीक है। सैटरडे को तुम लोगों का एग्जाम है। ठीक है। सैटरडे को ही हम लोग की डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, एग्जाम के बाद। ठीक है। सब क्लियर है? छुट्टी करें अब? चलो गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। ठीक है। और इसके अलावा ये अगर पीपीटी तुम लोगों के पास अच्छा, एग्जाम से पहले की डिस्कशन कर लें। ठीक है, एग्जाम से पहले कर लेते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। अब तुम लोगों से मुलाकात होगी सैटरडे को विद की डिस्कशन। ठीक है। अच्छा सा एग्जाम करना है आप लोगों ने। ठीक है। पीपीटी को एक दफ़ा देख लेना अगर तुम लोगों के पास ये रिकॉर्डेड सेफ है। ठीक है।
और इसके अलावा बुक में टेबल्स वगैरह और ये चीज़ें अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है? सो सी यू ऑल आफ्टर द एग्ज़ाम ऑन सैटरडे, वी विल डिस्कस द की, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा सा एग्ज़ाम करना और पेपर में कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है? राइट डाउन ऑन योर ओन, खुद से लिखना है, पेपर इज़ नॉट टफ एट ऑल, ठीक है? चलो सी यू ऑल ऑन सैटरडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।